आप लोग कक्षा 7 में हैं और अभी हम लोग जिस अध्याय को कर रहे हैं वो आप लोगों के इतिहास, सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अंतर्गत आता है, जिस अध्याय का नाम है न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद आने वाली नई चुनौतियां। और इस अध्याय के तहत हम लोगों ने अलग अलग बहुत सारी कक्षाओं, 3-4 कक्षा के माध्यम से अलग अलग कंसेप्ट को समझा है, जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। अब हम लोग इस कक्षा में इस अध्याय को डेमोक्रेसी इन एक्शन बिंदु से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे डेमोक्रेसी इन एक्शन का। तो यहां पर लिखा हुआ है, अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 141 पर हैं पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार, जो कि आप लोगों को सामने डिजिटल फॉर्मेट में दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर। लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इन एक्शन, इंडियंस वेंट टू द पोल फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इलेक्ट द पीपल हु वुड गवर्न देम। भारत जो है वो क्या करता है, तो भारत सबसे पहली बार चुनाव में जाता है अपने संविधान के अनुसार, यानी कि भारत का संविधान जो है वो इनैक्ट हो जाता है, भारत रिपब्लिक बन जाता है, गणतांत्रिक बन जाता है, भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, बन जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। अब क्या होता है कि भारत जो है पहले चुनाव में जाता है, यानी कि भारत में पहला चुनाव होता है भारतीय संविधान के अनुसार, ताकि लोग जो हैं अपने उन लोगों को चुन सके जो उन लोगों पर शासन और उन लोगों को गवर्न कर सके, यानी कि लोगों के द्वारा अपने शासक, लोगों के द्वारा अपने नेतृत्वकर्ता, लोगों के द्वारा अपने लीडर को चुनने की प्रक्रिया जो है सबसे पहले शुरू होती है। इट टुक 4 months फॉर द गवर्नमेंट मशीनरी to make the list of 143 million adult voter who were 21 year or above। अब यहां पर क्या कहा गया है, लिखा गया है कि it took 4 months for the government machinery। उस समय 173 मिलियन एडल्ट वोटर, यानी कि एडल्ट का मतलब वयस्क मतदाता, एडल्ट वोटर का मतलब वयस्क मतदाता, वयस्क मतदाता का मतलब उस समय के अनुसार 21 या 21 से ऊपर, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर के मतदाता, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है, वही मतदाता होता है। तो अभी 18 हो चुका है, उस समय 21 वर्ष था। तो 21 वर्ष और 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को काउंट करने में, उनको पहचानने में, उनका मतदाता पहचान पत्र बनाने में सरकार को कितना समय लगता है, तो सरकार को लगता है 4 महीना, सरकारी तंत्र को लगता है 4 महीना, जिसके आधार पर 4 महीना में वो पता कर लेते हैं कि भारत में 21 वर्ष और 21 वर्ष से ऊपर के 173 मिलियन लोग हैं जो कि वोटर हैं, जो कि मतदाता हैं, जो कि वोट कर सकते हैं, क्योंकि वोट करने की न्यूनतम उम्र सीमा जो थी उस समय 21 वर्ष थी, जिसको हम लोग एडल्ट एज मानते थे। अब ये 21 जो है वो 18 हो चुका है। अब 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। उस समय 21 या 21 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति मतदान कर सकते थे, क्योंकि उस समय एडल्ट का मतलब ही 21 या 21 वर्ष से ऊपर था। अब वो एडल्ट का मतलब 18 या 18 वर्ष से ऊपर है। तो 173 मिलियन उस समय एडल्ट वोटर थे। 173 मिलियन का मतलब क्या हुआ, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 173 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 1 7 3 10 लाख का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां पर 10 लाख यानी कि 173 पर 1 2 3 4 5 6 7 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 73 करोड़ वाला जो कंसेप्ट है वो उस समय था, यानी कि इतने लोग जो थे वो उस समय वयस्क मतदाता थे। अब आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि लिखा क्या हुआ है। तो द टास्क वाज मोर डिफिकल्ट एज 80% ऑफ द वोटर वे आर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट ऑफ द टेक्निक ऑफ वोटिंग। अब ये चुनौती और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि
इतने जो एडल्ट वोटर थे जो काउंट कर लिए गए 143 मिलियन, उनमें से 80% जो वोटर थे, जो मतदाता थे, वो या तो अशिक्षित थे या फिर उनको मतदान करना नहीं आता था, यानी कि वो इस तकनीक के से अभिन्न थे, आगे अनभिज्ञ थे। However, the Congress party swept the poll, winning 362 Lok Sabha seat and secured a majority in the most state. हालांकि उस समय जब चुनाव हुआ तो किसकी सरकार बनी, कौन सी पार्टी जीती, तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को एक तरफा बना लिया, यानी कि उन्होंने 362 लोकसभा सीट यानी कि 362 सीट पर जीत हासिल की और लगभग हर एक राज्य में एक तरफा उन्होंने जीत हासिल किया। यानी कि पहला चुनाव होता है और पहले चुनाव में 143 मिलियन एडल्ट वोटर होते हैं, मतदान उनमें से कितना किया ये बातें यहाँ पर नहीं लिखी गई हुई है। यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि वोटर जो थे वो 143 मिलियन एडल्ट वोटर थे, इनमें से 80% जो थे वो अशिक्षित और टेक्निक जो मतदान का होता है, तकनीक जो मतदान का होता है उसके बारे में जानकार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत सारे लोगों ने मतदान किया और उस मतदान में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल की और 362 लोकसभा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल किया और लगभग हर राज्य में उन्होंने एक तरफा जीत हासिल किया। आगे अब बात करते हैं द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। अब भाषा के आधार पर राज्यों की बात होगी। अब बात करेंगे हम लोग भाषा के आधार पर बनने वाले या फिर मांग होने वाले राज्य की। और अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं द लिंग्विस्टिक स्टेट में क्या क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अभी जो भी हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के बाद आने वाली नई चुनौतियां, जिसमें हम लोगों ने भूदान देखा, जिसमें हम लोगों ने नया चुनाव देखा, जिसमें हम लोगों ने भारतीय गणतंत्र देखा, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग चीजें देखी, जिसमें हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रयास देखा, जिसमें हम लोगों ने कश्मीर का इशू देखा, बहुत सारी चीजें देखी। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ये भी न्यू चैलेंजेस इन मॉडर्न इंडिया या फिर न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है। यहां पर अब लिंग्विस्टिक स्टेट, अब जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पे, क्षेत्र जो है वो भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। Soon after independence, India's unity in diversity was threatened. हमारा जो देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के तौर पे माना जाता है, जाना जाता है। भारत जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। लेकिन और हम लोग चाह भी रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री भी अपने पहले भाषण में इन्होंने यही कहा कि हम सब लोग एक रहें, धर्म और जाति से ऊपर उठकर रहें, सब लोग मिलजुल कर रहें, हम लोग सब समान हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये आदर्शवादी बातें जो है वो किताबों पन्नों तक ही रह जाती है, रह गई और लोग जो है वो अलग अलग आधार पर एक दूसरे से अपने बंटवारे देखने लगे, अपना बंटवारा देखने लगे। लिखा हुआ है द तेलुगु स्पीकिंग पीपल ऑफ द मद्रास स्टेट क्लेमर्ड फॉर अ सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट। जो लोग उस समय मद्रास, जो अभी चेन्नई कहलाता है, जो लोग उस समय मद्रास में तेलुगु बोलते थे यानी कि तेलुगु भाषा बोलते थे, वो चाह रहे थे कि उनको भाषा के आधार पर एक नए राज्य मिले, क्योंकि मद्रास में तमिल भाषा बोला जाता है, यानी कि मद्रास के तमिल भाषा वाले जगह पर जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, तेलुगु बोलने वाले लोग थे, वो अपने भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे। लिखा हुआ है पोट्टी श्रीरामुलु, एक नाम है जो कि गांधी विचारधारा से चलते थे, undertook a fast and his death after 26 days of fasting sparked up such violent riot that the government gave into the demand। अब इस मांग को, यानी कि भाषा के आधार पर इन्होंने मांगा कि हमें मद्रास से अलग करो और हमें एक राज्य दो जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल का जगह हो, तेलुगु स्पीकिंग पीपल का स्टेट हो, राज्य हो, जहां पर तेलुगु बोलने वाले लोग हों। और इस पर एक व्यक्ति आते हैं पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि गांधी विचारधारा से चलने वाले व्यक्ति हैं। वो इसके लिए, इस मांग के लिए, अपने मांग के लिए, तेलुगु स्टेट के मांग के लिए एक आमरण अनशन करते हैं और 26 दिन के फास्टिंग में, 26 दिन के अनशन में वो मर जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, निकल जाते हैं। और इसके बाद जो तत्कालीन सरकार थी वो अब ज्यादा दबाव महसूस करती है और वो अब
डिमांड मतलब उन डिमांड को मानने की तरफ अग्रसर हो जाती है, क्योंकि अब लोगों का तो मृत्यु भी इस आधार पर होने लगा। इसी आधार पर तेलुगु के आधार पर, तेलुगु आंदोलन के आधार पर सबसे पहले भारत में राज्य जो है वो भाषा के आधार पर बनता है वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 के 1 अक्टूबर को मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश बनता है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बनता है, सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर, यानी कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य की स्थापना होती है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था, तो उसका उत्तर होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर, अपने तेलुगु भाषा के आधार पर तमिल भाषा वाले मद्रास से अलग होकर 1 अक्टूबर 1953 को एक नया राज्य, भारत का नया राज्य बनता है। आगे, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, यहां पे लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य बनता है, जो कि 1 अक्टूबर को औपचारिक रूप से, 1 अक्टूबर 1953 को औपचारिक रूप से स्थापित होता है, औपचारिक रूप से आगे बढ़ता है। यहां पर एक व्यक्ति का निधन हो जाता है जिसका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि गांधीयन विचारधारा के थे। 26 दिन के अनशन के बाद वो निकल लेते हैं। और ये जो मांग थी ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल की थी मद्रास स्टेट से, क्योंकि मद्रास वाले तमिल थे। मद्रास का नाम अब चेन्नई हो चुका है और मद्रास जो है यानी कि चेन्नई जो है वो राजधानी है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु नाम से ही क्लियर है कि वो तमिलों का जगह है, यानी कि तमिल भाषा वहां पर प्रभावी है। आगे, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेड टू द क्लेमर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर स्टेट। अब एक जगह भाषा के आधार पर अब बन गए तो बाकी लोग भी मांग करेंगे कि जब उसको बना दिया तो हमको भी बना दो। अब आंध्र प्रदेश बन रहा है, एक जगह बन रहा है भाषा के आधार पे, तो बाकी भाषा वाले का भी अब हौसला बुलंद हो गया कि नहीं, अब मुझे भी भाषा पढ़ दो, मुझे भी भाषा पढ़ दो, मुझे भी भाषा पढ़ दो, सबको भाषा पर बनना है। तब क्या होता है, अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड द रीडिवीजन ऑफ एन country on linguistic line into 16 state and 3 union territory। तब एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का सुझाव आता है, यानी कि राज्य पुनर्गठन संस्थान का, संगठन का, आयोग का, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का एक सुझाव आता है कि भारत को, स्वतंत्र भारत को फिर से रीऑर्गेनाइज करना, रीडिवाइड करने की जरूरत है, और इसको लिंग्विस्टिक लाइन यानी कि भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया जाए, 3 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाए। बट डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द मराठी स्पीकिंग पीपल लेड टू द बाइफर्केशन ऑफ मुंबई स्टेट इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 1960 में। अब क्या होता है कि अब यहां पर तो बन गया, बातें आ गई, आंध्र प्रदेश बन गया, मद्रास से निकल गया। अब बाकी लोग भी कहेंगे कि नहीं अब मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, अब सब लोगों को भाषा के आधार पर चाहिए। तो भारत में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का सुझाव आता है कि भारत को भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 16 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी के आधार पर बांट दो, फिर से डिवाइड करो, भारत को पुनर्गठित करो, स्वतंत्र भारत को। यह सिफारिश जो था वो किसका था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, हिंदी में इसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। अब क्या हुआ कि अब बातें आगे बढ़ी और जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे, जो मराठी बोलते थे, मराठी बोलने वाले लोग थे, उन्होंने मुंबई स्टेट को 2 भाग में यानी कि मराठी और गुजराती जो है वो पूरे मुंबई को, क्योंकि मुंबई में ही आज का महाराष्ट्र और गुजरात आता था। पहले मुंबई स्टेट में, मुंबई प्रोविंस में ही एक राज्य, एक जगह हुआ करता था जिसमें आज का जो महाराष्ट्र और गुजरात आया करता था। लेकिन वर्ष 1960 में भाषा के आधार पर मराठी और गुजराती जो है वो मुंबई स्टेट को, मुंबई प्रोविंस को 2 हिस्सों में बंटवा लेते हैं। जो मराठी होते हैं वो महाराष्ट्र बना लेते हैं, यानी कि उनका जो एरिया है जो बट जाता है वो महाराष्ट्र आज की तारीख में कहलाता है। तो जो गुजराती होते हैं वो गुजरात
का अपना एक राज्य बना लेते हैं। यानी कि मुंबई प्रोविंस ऑफ मुंबई स्टेट जो है दो हिस्सों में भाषा के आधार पर वर्ष 1960 में बट जाता है। एक है मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग गुजरात। अब आगे 1966 में भी फिर कुछ होता है। 1966 में होता है कि पंजाब स्टेट जो है वो दो भागों में बट जाता है। पंजाब भी जो है वो भाषा और धर्म के आधार पर दो भागों में बट जाता है। एक पहले जो था वो पंजाब प्रोविंस के नाम से ही एक राज्य या एक जगह हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1947 से 1966 तक पंजाब प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन पंजाब प्रोविंस जो है तीन हिस्सों में बेसिकली बंटता है। यहां पर तो दो हिस्सा लिखा हुआ है, लेकिन तीन हिस्से में बंट जाता है। इसकी अपनी कहानी है, चंडीगढ़ का अपना कहानी है। चंडीगढ़ कैसे बना, लाहौर कैसे बना, ये सारी चीजें हम लोग अलग से देखेंगे, क्योंकि वो अभी यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस अध्याय का हिस्सा नहीं है। उसको डिस्कस करेंगे तो वो अलग से ज्यादा समय ले लेगा, तो उस पर हम लोग तब बात करेंगे जब उसकी बात होगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि भाषा के आधार पर 1953 में बनता है सबसे पहले आंध्र प्रदेश। 1960 में बनता है मुंबई से टूटकर महाराष्ट्र और गुजरात। 1966 में बनता है पंजाब से टूटकर, यानी कि पंजाब प्रोविंस से टूटकर पंजाब और हरियाणा। और यहां पर एक और बनता है जो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तीनों पहले 1966 से पहले जो है वो पंजाब प्रोविंस के हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, पंजाब और हरियाणा को राज्य बना दिया जाता है जब पंजाब प्रोविंस का बंटवारा होता है। और बाद में कुछ समय के बाद 1980 के दशक में हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और आज पंजाब प्रोविंस से निकला हुआ तीनों जगह पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भारत के तीन राज्य के तौर पर जाने जाते हैं। और ये जो पंजाब प्रोविंस का जो बंटवारा हुआ था ये भी लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषा के आधार पर हुआ था। हालांकि यहाँ पर धार्मिक एंगल भी था और भी अलग अलग पहलुएं थी। तो इस अध्याय को हम लोग इस कक्षा में अभी यहीं पर रोकते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर्कल्स ऑफ फ्रेंडशिप का, यानी कि आगे वो सारी चीजों की और भी बात होगी जो कि हम लोगों को अभी और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार इस अध्याय में पढ़ना है। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को वहीं से आगे बढ़ाएंगे।